गुड मॉर्निंग स्प्रिंटर्स। आज हम करने वाले हैं 18 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको केवल हम उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ, जो कि है 29 माओइस्ट शूट डेड एट कनखेर छत्तीसगढ़। देखिए, आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है एक आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी क्या है? माओइज़्म। अब माओइज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको समझने के लिए कम से कम आप लोगों को 30 मिनट का समय मुझे देना पड़ेगा। मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे इसको समझाने लगूंगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाएगा और आपको और भी आर्टिकल पढ़ने हैं। कुछ भी यूपीएससी के जो आर्टिकल आते हैं रेलिवेंस में सिलेबस से जो मिलते हैं उसमें से एक भी आर्टिकल को हम न्यूज़पेपर में से नहीं छोड़ते, सभी को कवर करते हैं। खैर, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ही दिन के अंदर आज या तो 18 तारीख को या 19 तारीख को आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, सो दैट आप पूरी हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड इसका समझ सकें। अभी के लिए जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि माओइज़्म एक इस तरीके की यहाँ पर हम देखते हैं आइडियोलॉजी है जो कि चाइना से निकलती है। चाइना में हमें पता है कैसी आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट थी। चाइना का जो मेन मकसद था वो ये था कि समय के साथ जब गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट को हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद सब जो इंसान होंगे वो सब क्या करेंगे? सेल्फ रूल करेंगे, यानी कि कोई भी किसी के ऊपर रूल नहीं कर रहा होगा। ऐसी ही कुछ ये छत्तीसगढ़ में आती है और इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है नक्सलबारी नाम के गांव से। अब ये नक्सलबारी गांव जो है उसी के नाम पर इसका नाम एक और पड़ जाता है, नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म से आप शायद इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से भी जाना जाता है कि एक्सट्रीम बहुत है। अब हम देखते हैं कि घटना क्या हुई है। देखिए, अभी के जो घटना है कुछ एक दिन पहले ही यहाँ पर 29 ऐसे माओइस्ट हैं जिनको हमारी आर्मी के पर्सोनल ने मार गिराया है। उनका एक ऑपरेशन चल रहा था। बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर इनको देखा जाता है, पाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे जो 3 पर्सनल हैं आर्मी के, जो फोर्सेस के 3 यहाँ पर सोल्जर्स थे, उनको भी इंजरी आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी जान का खतरा यहाँ पर अभी तक नहीं पता लगा है। हम देख पाते हैं कि इन लोगों से वेपन रिकवर किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर AK-47 मिली है जब उनके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर रेड डाला गया। इंसास SLR, कार्बन 300, ह्यूज कैच ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है उसको रिकवर किया गया है स्पोर्ट से। और ये बात कौन बताता है? ये पता चलती है हमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि बस्तर रेंज में है, P सुंदरराजा। खैर, अभी क्या है जो BSF का बोलना है, जहाँ पर कि दोनों जो मेंबर हैं नॉर्थ बस्तर डिवीज़न के और CPI के। अब CPI क्या है? CPI का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी पार्टी थी जो कभी पॉलिटिक्स में आई थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, इस पार्टी को यहाँ पर बैन कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया में ये पार्टी नहीं होती है, इसी को हम लोग माओइस्ट भी बोल देते हैं, ये पार्टी जो इनका रिप्रेजेंटेशन करती है। तो खैर, लोगों का पता है कि अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर इंडिया की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को तोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इनके यहाँ पर खिलाफ में खड़ी है। फोर्सेस इसी वजह से इनको मार रहे हैं। खैर, यहाँ पर हमारा आर्म स्पेशल फोर्सेस एक्ट जो है आसफा, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए। ये एक्ट ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पर इस एक्ट के तहत जो हमारे फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको तैनात किया जाता है और वो इसी एक्ट के तहत उनको इतनी पावर मिलती है, पोजीशन मिलती है कि वो किसी को यहाँ पर शूट कर सकते हैं या फिर माओइस्ट अगर उनको लगता है तो उनको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरा जो है एक, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा एक UPSC स्प्रिंट नाम से यहाँ टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है। आप वहाँ पर जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपको जितने भी हम यहाँ पर आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उनके आपको उसके अंदर प्रीलिम्स के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन आर्टिकल से रिलेटेड वो मिलेंगे, सो दैट आपको पता चले कि आपकी जो नॉलेज है वो कितनी हो पाई है, क्या आप उन सवालों को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा मिलेंगे आपको मेंस का आंसर। वो मेंस का आंसर कहाँ से होगा? यही जो करंट अफेयर यहाँ पर हम कर रहे हैं उन्हीं के 1 या 2 आर्टिकल्स में से हम मेंस के आंसर प्रीवियस ईयर को निकालेंगे और उसी को मेरी खुद की हैंडराइटिंग के अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको उसके मिलेंगे। साथ ही में जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका भी PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर, अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो।
खैर अगर इसको आपको ज्वाइन करना तो क्या करना होगा, या तो आप टेलीग्राम पे जाएं और यूपीएससी स्प्रिंट नाम से वहाँ पर चैनल को सर्च कर लीजिए, या फिर हम देखते हैं कि आप क्या करिए, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर चले जाइए और वहाँ पर जो आपको पहला लिंक मिलता है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, जो कि है 3 न्यू फिश स्पीशीज स्पॉटेड ड्यूरिंग टूल्स इन लक्षद्वीप सी। देखिए अब जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हमें पता है कि एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि IES यानी कि जो इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज है या फॉरेस्ट सर्विसेज है IFOS, तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसका हम देख पाते हैं यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है वो साथ में ही लिया जाता है। हाँ, इनका मेंस जो होगा वो आपके मेंस से अलग होगा, तो इसी वजह से प्रीलिम्स में सवाल ज़्यादा आते हैं। खास करके जो करंट के अंदर स्पीशीज़ हैं, कोई नई खोज होती है, वो तो प्रीलिम्स में ही पूछी जाती है। अब इसको देखें कि ये मेंस में कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो मेंस में हम इसकी इंपॉर्टेंस को देख पाएंगे जीएस पेपर 3 के अंदर, जिसके अंदर हमें एनवायरनमेंट को पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। लक्षद्वीप सी जो है, जो कि अंडमान और लक्षद्वीप के आसपास में हम देख पाते हैं, तो वहाँ पर नई 3 स्पीशीज़ को ढूंढा गया है। अब ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं ये डेड कोरल के स्ट्रक्चर के अंदर रहती हैं। डेड कोरल क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको कोरल्स को समझना पड़ेगा। कोरल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एक ऑर्गेनिजम्स है। अब इनको कोरल रीफ बोला जाता है, लेकिन कोरल्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, जेली टाइप है, बहुत ही ज़्यादा नरम लचीले वो होते हैं। और वो जब अपनी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम का इस्तेमाल करके, कैल्शियम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हमें पता है सी के अंदर बहुत अमाउंट में कैल्शियम होता है। जब उसका कैल्शियम का इस्तेमाल करते वो अपने चारों ओर एक शेल बना लेते हैं ताकि उनको मजबूती रहे, तो वो क्या बन जाते हैं, कोरल बन जाते हैं। उन्हीं के साथ में जब वो रिलेशनशिप बनाते हैं अपना एल्गी के साथ में, तो उनको रंग बिरंगे सुंदर खूबसूरत कोरल के रूप में देख पाते हैं। आपने समुद्र के नीचे देखा होगा कि अलग अलग कलर के अलग अलग पौधे दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कोरल रीफ जो होते हैं ये एक्चुअली में पौधे नहीं है। वो जो पौधे आप देख पाते हो वो एक्चुअली में क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है। इनका जब रिलेशन होता है एल्गी के साथ में, तो एल्गी को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है और इनको एल्गी से अपना कलर मिल जाता है। इसी के अलावा एल्गी जो यहाँ पर खाना बनाती है वो भी इनको खाने को मिल जाता है। तो दोनों का फ़ायदा है, एल्गी को रहने के लिए जगह मिल रही है, हैबिटेट मिल रहा है, कोरल को इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ओशन का वाटर ज़्यादा गर्म हो जाए, वार्म हो जाता है, तो एल्गी यहाँ पर रह नहीं पाती है, सस्टेन नहीं कर पाती, इसी वजह से वो इससे अलग हो जाती है कोरल से, और कोरल्स धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो डेड होंगे तो क्या होंगे, सबसे पहले वो पेल हो जाएंगे, यानी कि ग्रेश आप उनका शेड देख पाएंगे, और उनके जो कलर थे खूबसूरत 1 महीने 2 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर डेथ होने समय वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है। अब इन्हीं के अंदर हम देख पाएंगे कोरल्स के अंदर में ये जो फिशेज़ हैं वो यहाँ पर रोम कर रही थी, पहली बार इनको यहाँ पर ढूंढा गया है। तो खैर इनके बारे में हम देखेंगे कि इनका जो नाम है वो नाम है जैनसन वर्सी। अब जो जैनसन वर्सी है ये एक ऐसी फ़िश होती है जो इंडिया की इस तरफ के सी में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। ये मिलती कहाँ पर है, यूजुअली जो ये मिलती है मेडिटेरेनियन सी के आसपास के अंदर। इसी को हमने एक नई स्टडी जो किया गया है उसके अंदर हम देख पाएंगे कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है कावारत्ती लक्षद्वीप के सामने, वहाँ पर उर्चेन, इसका क्या नाम है यहाँ पर साइंटिफिक हमने देखा, अभी फिलहाल इसका नाम रखा गया उर्चेन। तो ये जो उर्चेन फिश है ये पाई गई है। हालांकि रिसर्चर इसको ढूंढने भी नहीं गए थे, एक्सीडेंटली ये हो गया कि उन्होंने कैमरा रिकॉर्ड करके लगा दिया, वो किसी और चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो गई। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, काफ़ी हम देख पाएंगे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सी है, इतनी कलरफुल ये नहीं दिखाई देती है। और इसका काम क्या है अगर उसको समझे तो देखिए ये एक्चुअली में टूल्स वगैरह बना के काम करती है। पिरामिड्स जो होते हैं जैसे बर्ड्स होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, तो ये क्या करती है, वर्टिबर्ड्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि हम देख पाएंगे ऑक्टोपस को, या फिर हम देख पाएंगे यहाँ पर जो केकड़ा होता है उसको, ये उनको खाती है। इसके अलावा ये जो नॉन वर्टिबर्ड्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जेली फिश वगैरह, ये उनको भी खाती है। तो यही है, ये अपने मुंह में से यहाँ पर जेट निकाल सकती है, यानी कि पानी के फुहारे निकाल सकती है, जिसको वो एक तरीके से टूल की
तरह, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर अगर कोई शिकार है तो उसको शूट कर सके। अब आप सोचिए कोई मुंह से यहाँ पर सामने कोई जा रही है चीज़ और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से वाटर फेंक के मारता है, तो वो क्या होगा, वो शायद उस समय के लिए एकदम से स्लो हो जाएगा और उसके बाद ये क्या करेंगे, भाग कर जाएंगे और उसको खा लेंगे। खैर यही इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जानना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है RBI सर्वे शोज वाइल लाइवलीहुड इशूज इन फोकस इन 2024 पॉल्स। देखिए RBI की तरफ से एक सर्वे किया गया है और सर्वे में हम देख पाते हैं, ये सर्वे जो किया गया है ये किया गया है CDS लोकनीति प्री पोल सर्वे, इसका नाम ये है। और इसमें RBI देखता है कि फ़िलहाल इलेक्शन के समय में यहाँ पर 2024 का इलेक्शन शुरू होने वाला है 19 अप्रैल को, उसके समय में लोगों का एक्चुअली में ध्यान किधर है, क्या क्या हमारे पास डाटा है फ़िलहाल, क्या क्या लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं किसी को अगर उनको वोट देना है। तो दो तरीके के पोल्स होते हैं, एक होते हैं प्री पोल्स यानी कि इलेक्शन होने से पहले के, और दूसरे होते हैं पोस्ट यानी कि इलेक्शन होने के बाद के। फिलहाल हम देखते हैं कि RBI इसको जारी करने वाली है, काफ़ी अच्छी संस्था है ये, तो इसका जो डाटा होगी उसकी एक्यूरेसी के ऊपर हमें शायद कोई भी शक या संदेह करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। RBI का बताना है कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं इनकम के लेवल के ऊपर। लोगों का ये बयान आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वोट डालेंगे जिसको भी हमारी वोट डालनी होगी। प्री पोल सर्वे में 32% ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया और बोला कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देश में बढ़ रहा है, बेरोज़गारी देश में बढ़ रही है, और इसी वजह से जो करंट गवर्नमेंट है वो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा दो और रीजन थे जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, उसमें से पहला रीजन हम देखते हैं प्राइस राइज का, कि महंगाई बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, अलग कलर के पेन से परमानेंटली यहाँ पर लिख देते हैं। सो 3 रीजन्स क्या क्या दिए गए हैं। पहला रीजन है नोट टू वोट करने का, जो गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल यहाँ पर है उनको वोट ना करने का, टू प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्या क्या कारण है, पहला हमें दिखाई देता है कि पहला जो रीजन है वो यहाँ पर होता है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है, इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 32% ऐसे लोग जो यहाँ पर वोट नहीं देना चाहते। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं प्राइस राइज। अब प्राइस राइज क्या है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के बढ़ने की वजह से भी 20% ऐसे लोग हैं जो करंट गवर्नमेंट को वोट नहीं देना चाहते हैं। तीसरा हम जाते हैं, अब ये पूरी टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, जितने लोगों ने सर्वे में भाग लिया था उनमें से इस परसेंटेज को निकाला जा रहा है। थर्ड हम देखते हैं, तीसरा नंबर है कि जो यहाँ पर इनकम है, जो आमदनी है वो क्या हो रही है, फॉल कर रही है, नीचे गिर गई है। इसमें हम देख पाते हैं 11% लोगों को। तो इसी में हम डिटेल में देख पाएंगे कि जो लोग यहाँ पर हैं वो क्या चाहते हैं और एक्चुअली में क्या उनके आंकड़े सही में ठीक भी है या नहीं है। RBI ने कुछ चीज़ों को चार्ट के हिसाब से समझाया है। अब हम भी चलते हैं आज चार्ट की तरफ। पहला चार्ट दिखाता है कि कैसे रिस्पोंडेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को अगर एक साल से कंपेयर करें, हम देख पाते हैं यहाँ पर 2024 मार्च में हमने ये देखा है, और उसी को उन्होंने 2023 से भी कंपेयर किया, उसी को 2019 से भी कंपेयर किया, 2022 से भी कंपेयर किया। तो इसमें जो है डाटा दिखाई देता है RBI के सर्वे के द्वारा कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़ी तो हैं। ये बात तो हमें बिल्कुल सच दिखाई दे रही है कि देखिए कैसे यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं यहाँ तक, लेकिन जो ख़राब हुई हैं अपॉर्चुनिटीज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा। 38.1% का मानना है कि जो बेरोज़गारी है वो बढ़ी है। 38.1% का ही ये मानना है कि बेरोज़गारी के मौके भी बढ़े हैं। तो ये एक चार्ट हमें समझा जाता है। चार्ट 2 दिखाता है कि इनकम लेवल जो है एक साल पहले से कंपेयर करें तो वो कैसे काम कर रहे हैं। हम देख पाते हैं 21.7% लोगों का ये मानना है कि जो इनकम आमदनी जो है वो एक्चुअली में कम हुई है, और इसी में सर्वे से 27.7% लोगों का ये मानना है कि उनका इनकम लेवल बढ़ा है। चार्ट 3 हमें बताता है कि प्राइस लेवल जो तीनों चीज़ें हमने देखी कि क्यों लोग गवर्नमेंट को यहाँ पर वोट नहीं देना चाहते हैं। तो थर्ड क्या था हमारा उसमें, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर 89.2% का ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई यानी कि जो
प्राइस के लेवल से उनमें बढ़ोतरी आई है। केवल 1.4% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि प्राइस के लेवल एक्चुअली में घटे हैं, यानी महंगाई जो है वो नहीं आई है। तो ये तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि 90% लोगों का मानना है कि महंगाई बढ़ रही है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम तो सामने है। नंबर 4 पे हम जाते हैं तो चार्ट दिखाता है जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। हर साल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या थी। 41% लोगों का ये मानना है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है अभी इस समय में, वो कैसी हो गई है, वर्सन्ड हो गई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। लेकिन 35.8% लोगों का मानना है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति एक्चुअली में अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। खैर ये थे कुछ सर्वे जो हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं आएंगे, जस्ट इसको आप एनेक्डोट की तरह जीएस पेपर 3 के अंदर कहीं पे दे सकते हो कि आरबीआई ने एक सर्वे करवाया था, आरबीआई की एक लिस्ट थी और उसके अकॉर्डिंग लोगों का ऐसा ऐसा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन के लिए या पॉलिटिक्स में ही इम्पोर्टेंट रहे। देखिए आप इलेक्शन के लिए बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स से ज़्यादा सवाल ना ही मेंस में आते हैं और ना ही पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है जो करंट गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर कर रही है वो हमारे लिए काम का इतना नहीं होता। हमारे लिए काम का होता है स्कीम्स, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें, राइट। और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो किस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। आप इस रिपोर्ट का नाम लेके बता सकते हो कि लोगों का एक्चुअली में यहाँ पर सोचने का तरीका क्या है। सोशल जस्टिस जो कि इन्हीं सारे कामों के लिए बना है, वेलफेयर स्टेट इंडिया है, तो उसके लिए भी हमें इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और आर्टिकल बोलता है रिफॉर्म नीडेड इन द वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग प्रोसेस जो हमारी है 19 अप्रैल को हम देखते हैं कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन का ही नहीं पता है, कोई नया बच्चा है, तो वो कैसे समझेगा कि वोटिंग प्रोसेस ठीक या गलत हो रही है। चलिए इलेक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं हमारे देश की पार्लियामेंट को। हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी काम करती है यहाँ पर। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा राज करना, यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, वही अपने आप को नियुक्त करके यहाँ पर भेज रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कौन कौन से वो 3 हिस्से हैं, चलिए जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक अटूट अंग है। हालांकि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट के अंदर माने जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं लोकसभा, तीसरा हम देखते हैं राज्यसभा। ये 3 ऐसी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बन के बनाती हैं यहाँ पर पार्लियामेंट हमारी। अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर डायरेक्टली आप लोग वोट नहीं करेंगे। तो ये जो होगा ये होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि जो भी इंसान यहाँ पर अडल्ट है, क्या क्या हमारे यहाँ पर 2 मांग होती है। एक होती है यूनिवर्सल, यानी कि सभी को ये अधिकार है। दूसरा है अडल्ट फ्रेंचाइज, तो यानी कि चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये सबको अधिकार है कि वो वोट दे पाएंगे। और अडल्ट उनका होना ज़रूरी है, 18+ की एज जस्ट उनके पास एलिजिबिलिटी के लिए होना ज़रूरी है। राज्यसभा में जब हम आते हैं तो देख पाते हैं कि राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जिसको डायरेक्टली ह्यूमंस यानी कि हम जो सिटीजन्स हैं वो नियुक्त नहीं करते हैं। तो सिटीजन्स जब यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते तो कौन करेगा, इनका इलेक्शन किया जाता है हमारे द्वारा चूज़ किए गए एमएलएज़ के द्वारा। तो एमएलएज़ कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो कि यहाँ पर स्टेट असेंबली या फिर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका भाग है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने में से ही यहाँ पर कुछ एमएलएज़ को चुनते हैं, उनका इलेक्शन करते हैं और उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए समझते हैं। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है,
यानी कि लगातार ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसी वजह से राज्यसभा के 5 साल के बाद इलेक्शन भी नहीं होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में कितना समय लगता है? लोकसभा का जो टेन्योर है, यहाँ पर किसी रिप्रेजेंटेटिव का टेन्योर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर जो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर वो हो जाता है, अगर सरकार अभी अभी मिली है लेकिन नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, मेजोरिटी अगर सरकार छोड़ देती है, तो वो 1 साल के अंदर भी दोबारा इलेक्शन हो सकता है। लेकिन लोकसभा का टाइम है पूरे 5 साल का। अगर ऐसा नहीं होता है, मेजोरिटी रहती है, तो पूरे 5 साल तक जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो यहाँ पर राज करता है। हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का। 6 साल तक लगातार यहाँ पर मेंबर्स जो होंगे वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे और उसी के बाद में नए मेंबर यहाँ पर आएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल राज्यसभा का कि एक स्टेट को हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया हरियाणा का। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसकी लेजिस्लेटिव यहाँ पर जो असेंबली है उसमें 90 मेंबर्स होते हैं। काउंसिल हरियाणा के पास नहीं है, यानी कि जैसे कि काउंसिल को आप राज्यसभा से यहाँ पर जोड़ सकते हो, जैसे सेंटर में राज्यसभा होता है वैसे ही स्टेट के अंदर काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जैसे सेंटर में लोकसभा है वैसे ही स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो असेंबली में हम मेंबर देख पाते हैं 90 हरियाणा के अंदर, और उसी में से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 5 ऐसे मेंबर होते हैं जो यहाँ पर राज्यसभा के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेंबर राज्यसभा में जाते हैं वो जाते हैं 30, और कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? ये होते हैं यूपी से। लोकसभा के अंदर अगर मैं सीटों की बात करूं तो सीट कितनी होती हैं लोकसभा के अंदर? हम देख पाएंगे 552 यहाँ पर सीट होती हैं लोकसभा के अंदर। इतनी सीटों पे चुनाव करके व्यक्ति जो है वो जा सकता है। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो कितनी सीट होंगी? यहाँ पर 250 सीट्स होती हैं राज्यसभा के पास में। उतने यहाँ पर जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो यहाँ पर जा सकते हैं। आई होप अब आपके पास ये पूरा का पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है वो आराम से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कह रही है कि रिफॉर्म नीडेड इन द वोटिंग प्रोसेस, यानी कि वोटिंग के अंदर कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। और वोटिंग के अंदर भी कहाँ? वोटिंग की जो प्रक्रिया है, हम जो यहाँ पर वोट डालते हैं उसकी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है और उस पर सुधार लाया जाए। अब ये कैसे हमें समझ में आता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे इस आर्टिकल के अंदर। आप चाहे तो उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो वो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पूरे आर्टिकल को न्यूज़पेपर की क्लिप से हाईलाइटेड करके आप लोगों को ग्रुप पे भेजूंगी और साथ ही में शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पर आपको इससे मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं। पहला सवाल होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक्चुअली में पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुई थी। दूसरा सवाल है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चिंताएं हैं। तीसरा हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या वोटिंग प्रैक्टिसेस हैं अदर कंट्रीज़ में और क्या वो ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को यहाँ पर मानते हैं। और फोर्थ सवाल हमें मिलेगा कि क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है और हम कैसे इस सुधार को कर सकते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई गई थी कुछ दिनों के पहले। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई कि जो ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है ये एक्चुअली के अंदर यहाँ पर गड़बड़ कर सकती हैं जब हम बात करते हैं वोटों की गिनती को लेकर। तो ये इनके ऊपर क्या लग रहा है? इल्ज़ाम लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन कुछ दिनों पहले लगी जिसमें बोला गया कि जो पहले बैलेट सिस्टम होता था, क्या होता था बैलेट सिस्टम? रुकिएगा ज़रा समझाऊंगी आपको। लेकिन पिटिशनर का बोलना था कि जो बैलेट सिस्टम होता था उसको दोबारा से चालू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पे ध्यान नहीं दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो एक गई है, याचिका जो गई है वो गई है कि 100% क्रॉस वेरीफाई कीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि जो वोट यहाँ पर डाली गई है क्या उसी की स्लिप बाहर निकल कर आई है, क्या किसी ने यहाँ पर ईवीएम को हैक तो नहीं कर लिया है। यही कारण है इसका 100% यहाँ पर क्रॉस वर्क मांगने का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम देखेंगे एक्सेप्ट करने का, किसी भी याचिका को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आपकी याचिका के ऊपर आगे केस शुरू हो सकता है। तो अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। चलिए वोटिंग की हिस्ट्री को समझते हैं। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि शुरुआत जब हमारी वोटिंग की होती है तो होती है 2 जनरल इलेक्शन से। पहला इलेक्शन हमारे भारत में जो होता है वो होता है 1952 के अंदर। अब इसमें क्या किया गया था कि लोगों को 1 रुपये के साइज़ का, जो 1 रुपये होता था उस समय में, उसके साइज़ का एक पेपर दिया गया और उसके ऊपर उनको बोला गया कि जिसको भी वोट देना चाहते हैं वो उस पर लिख दीजिए यहाँ पर, या जो भी कैंडिडेट है उसको आप किसी सेपरेट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। वो जो नोट है जिस भी बॉक्स में, अब ये बॉक्स जो था उसके ऊपर जो कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, जिसको भी यहाँ पर वोट देनी है वो उस कैंडिडेट के बॉक्स के अंदर इसको जाके डाल दीजिए। जिसके बॉक्स में से सबसे ज़्यादा नंबर निकलेंगे उसी को जीता हुआ मान लिया जाएगा।
अब हम देखते हैं कि 1957 के अंदर ये चीज़ें बदल दी जाती हैं। 1957 में 5 साल के बाद में हमारा सेकंड क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो आज़ाद भारत का जब दूसरा इलेक्शन हो रहा था, उसमें हम देखते हैं कि वोटिंग के तरीके को बदलकर एक नया तरीका लाया जाता है, जो कि था बैलेट सिस्टम, क्योंकि ये थोड़ा आसान था। बैलेट सिस्टम का क्या मतलब होता है? बैलेट सिस्टम का मतलब होता है कि अब जो पर्सन होगा उसके यहाँ पर बैलेट पेपर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, और उनके सिंबल होंगे, और वोटर को यहाँ पर एक स्टैंप यानी कि मोहर लगानी पड़ेगी। एक लिस्ट आपको दी जाएगी, 5 कैंडिडेट हैं या 4 कैंडिडेट हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, इन्हीं का नाम होगा, हम देखते हैं इनका सिंबल होगा, और यहाँ पर जो लोग हैं वोटर, उसको क्या करना है, स्टैंप लगाना है। वो चाहे तो कैंडिडेट 2 को चुने, चाहे तो कैंडिडेट नंबर 3 को चुने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ समय के बाद में और पहुंच जाते हैं 1982 में। अभी तक हमने देखा कि हमारे देश में तीसरी बार वोटिंग की प्रक्रिया के अंदर बदलाव आने वाला है। पहला बदलाव 1952, दूसरा बदलाव हम देख पाते हैं 1957, और तीसरा और लास्ट बदलाव अभी तक का आता है 1982 के अंदर। पहली बार 1982 में EVM यानी कि इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब ऐसा नहीं है कि यह देश भर में लागू हो जाएगी, नहीं, ये बदलाव की जैसे एक शुरुआत थी। इसमें क्या किया गया, सबसे पहले जो केरला कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पे इसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी केरला स्टेट के अंदर, उन सभी पे ट्रायल करवाए गए कि हम क्या कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं ठीक से काम करेगी भी या नहीं कर पाएगी। और जब वो ट्रायल ठीक से हो गए तो उसके बाद में जब 2004 का इलेक्शन यहाँ पर होता है, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, उसमें पहली बार इसको सभी के सभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो ये था पूरा का पूरा EVM की हिस्ट्री, कि कैसे ये सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आती है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या इंडिया ही सिर्फ इसको यहाँ पर इस्तेमाल करता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम देख पाते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, US, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पहले पेपर बैलेट सिस्टम को अपने इलेक्शन में इस्तेमाल करती थी, और अभी वो क्या कर रही हैं, EVM मशीन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो हमें देखने को मिलता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है। USA पावरफुल है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। हम देख पाते हैं UK, जिससे हमने अपना पूरा का पूरा मोस्टली जो हमारा सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो लिया है। और तीसरा हम देख पाते हैं फ्रांस, जो कि अगेन एक पावरफुल कंट्री है। इनके अलावा लेकिन जर्मनी, जो कि एक अच्छी बेहतर यहाँ पर है, वो भी क्या करती है कि पहले वो EVM को लेके आती है, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EVM के इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है 2009 के अंदर। वैसे ही कुछ और कंट्रीज सामने आती हैं जो पहले यहाँ पर EVM का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाद में इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है ब्राज़ील जैसी, जिसमें EVM के इलेक्शन अभी भी इस्तेमाल होते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान, हमारे जो नेबर्स है, उसमें EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम देख पाते हैं बांग्लादेश में, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2024 के लिए अपना जो बैलेट सिस्टम था पहले से ही, उसको वापस से यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। क्या क्या फ़ीचर हैं EVM के, क्यों हम EVM की तरफ चले गए? EVM जो है उसके कुछ कुछ हमारे पास फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स क्या क्या है, चलिए ज़रा इसको समझ लेते हैं। EVM की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले तो EVM जो है वो वर्चुअली यहाँ पर जो बूथ कैप्चरिंग होती है, आप क्या करते थे, बूथ के ऊपर चले गए और सभी को यहाँ पर बोल रहे हो, बूथ क्या होता है, जहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है, सबको बोल रहे हो कि इन्हीं को वोट दो। तो ये गुंडागर्दी जो चलती थी, क्योंकि ये वर्चुअली यहाँ पर हो रही है, उसको पूरा का पूरा इसने ख़त्म कर दिया इंडिया से। दूसरा, जो इनवैलिड यहाँ पर वोट होती थी, एक ही इंसान बार बार आ रहा है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है कि अभी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, आप दोबारा वहाँ पर नहीं आओगे, तो इनवैलिड वोट्स भी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा, हम देखते हैं कि ये इको फ्रेंडली भी है, यानी एनवायरनमेंट से भी, और ये जब हम बात करते हैं पैसे की भी, तो दोनों में ही ये फ्रेंडली है, क्योंकि इसके अंदर जो पेपर नहीं बनाना पड़ता, पेपर का इस्तेमाल नहीं होता है उतना, आप मशीन पर जाएंगे, उसी में अपना अंगूठा लगा के वहीं से सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है।
और एट द लास्ट हम देख पाते हैं कि ये काम भी ज़्यादा अच्छे से करता है, फास्टर काम करता है और एरर फ्री है, इसके अंदर गलती होने की संभावना कम है। अगर इतनी ही अच्छाई है तो फिर समस्या क्या है, ये भी सवाल उठना चाहिए। तो समस्या ये हो रही है कि बहुत बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में भी शिकायत जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत जाती है कि इसको हैक किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर चाहे तो इसमें वोटिंग को चेंज कर सकता है, दिखेगा आपको सामने कुछ और बाद में वोट किसी के सामने जाएगी। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का यहाँ पर बयान आता है कि ये जो है ये एक तरीके से कैलकुलेटर की तरह काम करती है, यानी कि ये कहीं पर भी बाहर जुड़ी हुई नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस केवल और केवल मशीन में होगा, इंटरनल होगा, और इसी वजह से इसको बाहर से कोई भी हैक नहीं कर सकता है। तो ये 100% जो यहाँ पर बात की जा रही है वो अब सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है कि जितनी भी स्लिप यहाँ पर आएंगी, देखिए ईवीएम क्या करता है, वोट देने के बाद एक स्लिप को निकाल देता, दिखाता है एक्चुअली में स्लिप को, आपको स्क्रीन पे वो दिखेगी, और उस स्लिप को दिखाने का मतलब ये हुआ कि अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी वोटिंग होगी उनको 100% मैच करिए कि जो दिखाई गई है और जो वोटिंग की गई है क्या वो सही में सिमिलर है या नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पर वाई हैज़ इंडिया अलाउड FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड। अब हमें समझना होगा ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, इंडिया ने क्यों यहाँ पर विदेश से इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मौका दिया है कि आप आइए और हमारे जो ग्रीन बॉन्ड है उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। दो जगह पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर एक ही में इंपॉर्टेंट रहेगा GS पेपर 3 के अंदर, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पार्ट में भी, आपसे बॉन्ड्स में पूछ सकते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, बॉन्ड क्या होती है, और आपसे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पूछ सकते हैं। चलिए जरा इसका स्टैटिक की तरफ जाते हैं कि बॉन्ड्स और सिक्योरिटी ये शब्द जो है ये एक्चुअली में है क्या। बॉन्ड्स और सिक्योरिटी की अगर मैं आपको बहुत छोटी सी और सादी सिंपल डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर यहाँ पर गारंटी दी गई है, लिख कर दिया गया है कि जितने पैसे आपने मुझे दिए, मान लीजिए 100 रुपये दिए, तो इसको +8% करके मैं आपको 1 साल के बाद में 108 रुपये दे दूंगा। ये होता है कंट्रैक्ट, ये होता है बॉन्ड। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बॉन्ड निकाल रही है, उन्होंने मान लीजिए निकाल दिया 10,000 रुपये का एक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो है ये ग्रीन बॉन्ड है, बॉन्ड नॉर्मल हो सकते हैं, बॉन्ड गवर्नमेंट जब निकालती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में निकालती है, गवर्नमेंट जब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जब निकालती है तो ट्रेजरी बिल के रूप में निकालती है, RBI भी इनको इशू कर सकता है, कोई कॉरपोरेट यानी कि कोई कंपनी है वो अपनी बॉन्ड्स को निकालना चाहती है तो प्राइवेट कंपनी है वो भी इनको इशू कर सकती है, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन बॉन्ड के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर कुछ ही लिमिटेड लोग इनको इशू कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि अप्रैल 6 का वो दिन था जिस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के द्वारा इंडिया के अंदर में ग्रीन लाइटेड इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि उनको निकाला गया। उसमें वो कहे कि जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अगर चाहे तो इंश्योरेंस लेके कंपनीज वगैरह, पेंशन फंड, ये सब यहाँ पर आके वेल्थ को फंड दे सकते हैं इंडिया के अंदर में। इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी, हमारे यहाँ पर क्या होगा कि फॉरेन से पैसा इंडिया के अंदर आ चुका होगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं इनका मतलब क्या है और ग्रीन ट्रांजिशन का भी क्या मतलब है, क्यों चाहता है RBI कि बाहर से हम जो पैसा लगाए वो इन बॉन्ड्स के अंदर लगाए, और इसके सामने ये ग्रीन होने का क्या मतलब है। चलिए ज़रा इसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा कलरफुल PPT देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी टाइप ऑफ बॉन्ड या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली क्या होता है, केवल और केवल वही इंसान और उसी जगह पे इसका काम होना, केवल एक ही काम के लिए। तो एक्सक्लूसिवली अप्लाइड होता है कि ये जो पैसे आपको मिलेंगे उनको आपको किसी एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाना होगा। वो हो सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ये हो सकते हैं विंड एनर्जी के अंदर, ये हो सकते हैं प्लांट्स को आप लगा रहे हो, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी ग्रीन चीज़ उसके अंदर अगर आपने पैसा लगा दिया, जो भी पैसा इकट्ठा किया और वो भी एलिजिबल होने के बाद, तो उसको नाम से जाना जाएगा ग्रीन बॉन्ड के नाम से।
अब हम देखते हैं ग्रीन बॉन्ड लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये टैक्स एग्जिम्प्ट बॉन्ड है, यानी कि आप जिसको भी ये लागू किए हैं ना आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ना जिन्होंने इससे पैसा इकट्ठा किया है उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ये फिक्स्ड इनकम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। कैसे हो जाते हैं कि आपको पता है कि आज अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल के बाद जितना भी परसेंट आपको यहाँ पर परसेंटेज मिल रहा है, हो सकता है 8 मिल रहा हो सकता है 10% मिल रहा हो सकता है 15% भी मिल रहा हो, तो जितना भी मिल रहा है वो फिक्स है, वो आपसे कम ज़्यादा नहीं होगा। शेयर के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर यही फ़र्क होता है। शेयर का मतलब होता है आप कंपनी के मालिक हो, ओनर हो, और जब भी यहाँ पर कभी भी कंपनी को नुकसान होता है तो सबसे लास्ट में जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है ओनर को, और सबसे पहले जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हुए हैं। तो उनका क्या है कि उनका पैसा सेफ है, राइट। फिर हम देखते हैं कि इसको एनवायरमेंटली फोकस्ड प्रोजेक्ट के लिए ही रेज किया जाता है, लिया जाता है। इनको क्लाइमेट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप लोगों को जवाब क्या देना है कि बिल्कुल ये बात ठीक है। हम देखते हैं कि इनको इशू कौन कर सकता है। वर्ल्ड बैंक इनको इशू कर सकता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, जैसे कि हमें पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो इनको इशू कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, आरबीआई है, एसबीआई है, अलग अलग बैंक उसके नीचे आ जाते हैं। फिर हम रूरल बैंक्स को देख पाएंगे। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एनबीएफसी क्यों ना हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ये बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और अदर कॉरपोरेशन जो है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी इसको करना चाहे तो वो भी कर सकती है। ऐसे क्या क्या ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं जो एलिजिबल होते हैं कि इनके अंदर आप पैसा निकाल सकते हो। इसमें आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी को, जिस ऊर्जा को दोबारा से बनाया जा सकता है। क्या आप कोयले को दोबारा से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि कोयला जो है वो लाखों सालों से फोसिल फ्यूल बना है। वो भी क्या होता था, पहले यहाँ पर लिविंग चीज़ें थी, हो सकते हैं उसमें प्लांट्स हो सकते हैं उसमें एनिमल्स की बॉडी हो। जब वो किसी कारण से अर्थ के नीचे यहाँ पर दब जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर और हीट दोनों की वजह से उसकी फॉर्म चेंज होने लग जाती है। जब उसकी फॉर्म प्रेशर प्लस हीट से चेंज होती है तो बनती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, प्राइमरी रॉक्स भी होती हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि ये चीज़ें सख्त होनी शुरू हो जाती हैं। और पीठ जैसे यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, कोयला दिखाई देता है। फिर कुछ और लंबे समय के लिए जब और प्रेशर और हीट यहाँ पर आती है तो ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। और इसी में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो कोयला था, पेट्रोल था, गैस था, वो भी अपनी शेप चेंज करके बन जाता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट क्या है, उत्तम क्वालिटी का यहाँ पर कोयला होता है। तो इसमें जो समय लगा है वो लगा है लाखों सालों का। आप इसको 1000 दिन में या 1 लाख दिनों में नहीं कर सकते हो, आपको लाखों सालों तक इसको वेट करना पड़ेगा। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप इनको दोबारा से, ऐसा नहीं है कि कल फिर से बना लोगे। ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिसको आप, जैसे कि सन है, आपने आज उससे एनर्जी बनाई, सोलर पावर बनाई, कल फिर से सन निकलेगा, फिर से आपने बनाई, कल वाली को आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना तो भी आप ग्रीन बॉन्ड जो उनको इशू कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, इको एफिशिएंट प्रोडक्ट अगर कुछ बनाने तो उनके लिए भी यहाँ पर इन बॉन्ड को इशू किया जा सकता है। पोल्यूशन प्रिवेंशन, अगर आप प्रदूषण को रोकना चाहते हो तो तभी भी इनको यहाँ पर इशू किया जा सकता है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, आप बहुत अच्छे से बिना CO2 का इस्तेमाल किए हुए, हो सकता है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हो, तो क्या वो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी कि कोई भी अगर ऐसा काम है जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, इन पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों के अंदर फ़ायदा यहाँ पर पहुँचा रहा है बायोडाइवर्सिटी को, एनवायरनमेंट को, तो वो क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स के यहाँ पर अंडर में एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है। ये क्या करता है, एक तो सस्टेनेबिलिटी को इनक्रेज करता है, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि आप उतना ही चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यहाँ पर छोड़कर चले जाए। तो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अभी तक देखिए जो इन्वेस्टर थे वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं, वो पैसा डाल रहे हैं या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, वो पैसा डाल रहे हैं कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं उनके बॉन्ड्स के अंदर, यहाँ पर प्राइवेट हो या इंडिविजुअल हो, या फिर वो पैसा डाल रहे हैं
अलग अलग जगह, लेकिन ये नए इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मान लीजिए किसी का मन है कि वो किसी के लिए कुछ अच्छा करे, तो वो क्या करता है कि क्यों ना मैं इन अच्छे प्रोजेक्ट्स में दूं, ताकि इससे फ़ायदा भी आने वाली मेरी जनरेशन को भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आम इंसानों को भी हो, और एट द एंड में मुझे भी इससे बेनिफिट मिले। इसका रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है, पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है। कोई कंपनी है अगर वो ग्रीन बॉन्ड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करती है तो उसको क्या मिलेगी, पॉजिटिव यहाँ पर पब्लिसिटी मिलेगी कि अच्छी कंपनी है, ठीक से काम कर रही है, सोशल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर रही है, निभा रही हैं। लीडरशिप एंड ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। आप जब पब्लिसिटी अच्छी होगी तो आपकी जो ब्रांड होगा उसके लिए भी आपको अवसर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कौन कौन से टाइप होते हैं ग्रीन बॉन्ड के? ग्रीन यूज ऑफ प्रोसेस्ड बॉन्ड यहाँ पर होता है, ग्रीन यूज ऑफ प्रोसेस रेवेन्यू बॉन्ड यहाँ पर होता है, ग्रीन प्रोजेक्ट बॉन्ड होते हैं, ग्रीन स्क्रूटनाइज बॉन्ड्स भी होते हैं। खैर इसको आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में इतना डीप में नहीं जाएंगे। जस्ट आपको ग्रीन बॉन्ड क्या है वो ज़रूर से ज़रूर याद रहना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड का अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे यूएसए जैसी कंट्रीज़ में ये ऑलमोस्ट 30 बिलियन तक पहुँचने वाला है और इंडिया के अंदर ये 2.7 बिलियन यहाँ पर है। तो खैर इंडिया अभी और प्रोसेस करना चाहता है, एक नई हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इसके बारे में अगर कुछ और बातें बताऊं तो ग्रीन ट्रांजिशन क्या है। सबसे पहले तो अगर हम फाइनेंशियल जो ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं फॉरेनर से जो हमारे देश के नहीं हैं, तो हम एक कैपिटल ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं जो कंट्री की एम्बिशन, जो हमने यहाँ पर उद्देश्य रखे हुए हैं उनको पूरा करने में मदद करेगा। क्या क्या उद्देश्य थे? जैसे कि हमारा एक COP26 जब होती है ग्लासगो के अंदर ये हुई थी। कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये केवल और केवल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होती है, मोस्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगी। इसके अंदर हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक उद्देश्य लिया कि वो क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है CO2 का उसको घटाएंगे। 2040-50 तक हम उसको 45% तक घटा देंगे और 2070 तक हम उसको नेट जीरो कर देंगे। अब नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन को छोड़ा ही नहीं जाएगा। नेट जीरो का मतलब है कि उतना छोड़ा जाएगा जितना साइकिल के अंदर हमारे एरिया उसको वापस से इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने क्या किया, ना ही कार्बन को 1% भी पॉजिटिव किया। तो कार्बन के साइकिल होते हैं, हमें पता है कि कार्बन अलग अलग जगह से निकलती है, फिर कुछ ट्रीज़ उनको वापस ले लेते हैं, फिर वो वापस से ज़मीन के अंदर चली जाती है। फिर कोयले को जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर कार्बन जो थी ट्रैप हो रखी थी क्योंकि पेड़ के अंदर वो थी, और उसको जलाते हैं तो वो कार्बन फिर से गैस बन के बाहर निकल जाती है। सो कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो हमारा टेम्परेचर सहने की क्षमता है वो ख़राब हो रही है, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सी का जो लेवल है वो राइज़ हो रहा है। सी का लेवल राइज हो रहा है तो फ्लड्स आएंगी कहीं कहीं पे, जो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ड्रोथ्स आएंगे, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी। ये सब होने की वजह से बस हमें सामने अपना एक भयंकर और तबाही वाला भविष्य नज़र आ रहा है। इसी वजह से सभी जो कंट्रीज़ हैं फ़िलहाल वर्ल्ड में वो इस बात से चिंतित है और इस दिशा में काम करना चाहती हैं कि जल्द से जल्द हम इस पर कंट्रोल करके रखें। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड आते हैं वो आते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर। आरबीआई ने इनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर रखा हुआ है। एसएलआर क्या होता है? जो ऐसा रेशो यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं उसका 40% क्या करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है आरबीआई को। ये एक्चुअली आरबीआई डिसाइड करता है कि वो लेगा इसको या नहीं लेगा। वो कह सकता है कि बैंक्स भी इसको अपने पास रख सकते हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। लिक्विड फॉर्म का क्या मतलब है कि वो इसमें से किसी को लोन नहीं दे सकते हैं, वो इसमें से यहाँ पर कि कहीं पे और इसको निकाल नहीं सकते हैं। रेदर या तो वो इसको कैश के अंदर रखें या वो इसको गोल्ड वगैरह जो चीज़ें हैं उनके अंदर रखें। तो ये होता है लिक्विडिटी, ताकि कहीं पे अगर आपका बैंक का घोटाला हो जाता है तो बैंक ख़त्म ना हो जाए, राइट, बैंक करप्शन ना आ जाए। इसी वजह से यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, एसएलआर को बचा कर रखता है। अब एसएलआर के अंदर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम समझते हैं इसको। एसबीआई एक बैंक है, उसने एक काम किया कि उसने एसएलआर जो उसका है वो है 40%, यानी उसके पास से 1,000 रुपये।
1000 रुपये में से उसने 600 रुपये निकाले, 600 रुपये में से उसको 10% उसने RBI को CRR यहाँ पर दे दिया, 10 नहीं 100 रुपये। हम देख पाते हैं कि 60 रुपये यहाँ पे होंगे क्योंकि 6% CRR चल रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग RBI ऊपर नीचे करता रहता है। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि ये पैसा आपको RBI को देना ही पड़ेगा। तो 1000 में से हमने देखा कि 60 रुपये CRR करके उन्होंने RBI को जमा करवा दिए हैं। अब उनके पास बच जाते हैं 940 रुपये। इनमें से 40% यानी कि इनमें से 40% कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर 380 के आसपास ये निकलेगा। तो ये कितना होगा, ये पैसा रखा जाएगा लिक्विडिटी रेशो के अंदर। इसको अब यहाँ पर SBI जो होगा वो किसी को भी लोन में नहीं दे सकता है। इससे जो बचा हुआ पैसा है 380 यहाँ पर चले जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि कैसे जो बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर है वही ऐसा अमाउंट है जिसको SBI लोन के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। अब जो यहाँ पर 300 हमने 80 रुपये के आसपास देखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके अंदर कैश में SBI अपने पास पैसा रख सकता है, इसके अंदर गोल्ड के अंदर रख सकता है पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रख सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि अगर SBI ने ग्रीन बॉन्ड को ख़रीद लिया था तो वो ग्रीन बॉन्ड को भी इसके अंदर रख सकता है। तो ये तो बहुत फ़ायदे की बात हो गई है कि आपने ग्रीन बॉन्ड खरीदा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और साथ ही में आप उसको स्टेटली लिक्विडिटी रेशो के अंदर दिखा सकते हो कि देखिए अगर मैं इनको बेचूंगा तो मुझे 40% के दायरे के अंदर मैं हूँ। आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है यहाँ पर इम्पोर्टेड इन इन्फ्लेमेशन, हाउ इम्पोर्ट कॉस्ट कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि यहाँ बात हो रही है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होती है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आर्टिकल बताता है कि देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ADB जो है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, और उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर ये बोला है कि रुपये जो हो सकता है, यानी भारत का जो रुपया है उसमें क्या हो सकता है, डिप्रीवेशन दिखाई दे सकता है, उसकी कीमत घट सकती है। आज अगर $1 के US के अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि लगभग हमारा 80 रुपीज़ के वो बराबर है। ऐसा हो सकता है कि एक US का डॉलर 80 रुपीज़ से प्लस में चला जाए, हो सकता है 90 रुपीज़ का हो जाए या फिर 100 का हो जाए। तो जब हम 80 रुपये में $1 को ख़रीद पा रहे थे, अब हम 100 रुपये में एक को ख़रीद पाएंगे, तो इससे क्या हुई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है। क्या ये पैसे की वैल्यू जो कम होने वाली है, रुपीज़ की वैल्यू जो कम होने वाली है, वो हमारी वजह से होगी? नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है कि देखिए अभी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनके पैसे की या उनकी जो करेंसी है, उनका जो मॉनेटरी होता है, करेंसी जो होती है, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि कुछ डेवलप कंट्री अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रही हैं। अब इंटरेस्ट को बढ़ाने से इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग विकासशील देश के ऊपर फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए, ये कंसेप्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चलकर समझते हैं कैसे फ़र्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब यूजुअली कहीं पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेमेशन इसको बोला जाता है। इम्पोर्टेड का क्या मतलब होता है, आपने कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाई तो हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेड है। आपने कहीं से बाहर से, आपका कोई रिलेटिव है वो दुबई गए हुए हैं, उनसे बोला कि आते टाइम मेरे लिए एक गोल्ड की चैन लेते आना। अब कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो आप जितना पहन सकते हो वो आपके लिए परमिशेबल है, आप ला सकते हो विदाउट एनी जो कस्टम की ड्यूटी लगती है, तो वो आपके लिए इसको ले आता है। तो अब आप क्या बोलोगे किसी को बताते टाइम कि मैंने इम्पोर्टेड सामान कुछ पहना हुआ है, मैंने यानी कि इंडिया से ना खरीद कर उसको बाहर से मंगाया है। ये एक टर्म इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप सोचेंगे मैम इतना क्यों आप बोल रहे हो इसके ऊपर। मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसे ही प्रीलिम्स में यहाँ पर टर्म्स को पूछा जाता है, इसीलिए मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाऊँ कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर वो कॉन्शियस होके 2 बार 4 बार सुनने से बात बैठ जाए। खैर, इस टर्म का अगर मतलब पूछ लिया जाता है अब, तो आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद ये है आपसे। अब मैं बताती हूँ कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो होता है, यानी इम्पोर्ट करके हमने जो महंगाई को बुलाया है, वो होता है जब हमारे यहाँ पे गुड और सर्विसेज, इन दोनों के अंदर प्राइस जो है उनके अंदर अगर कोई उछाल आ जाए, राइज आ जाए किसी भी कंट्री में, और वो इस वजह से ना आया हो कि वो यहाँ पर हमने इंडिया में ही कुछ गड़बड़ की है, ग्रोथ कम हो रही है, या फिर हमारे कुछ मान लीजिए एग्रीकल्चर के अंदर मानसून के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसी वजह से जो आलू हमें 10 से 20 रुपये केजी मिलता था वो अब क्या हो गया, मानसून नहीं हुई तो डिमांड उसकी जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादा है और उसकी जो प्रोडक्शन हुई है वो कम हुई, तो अब इसी वजह से वो 30 रुपये केजी बनता है। ये नहीं है, इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो डेवलप कंट्री है उन्होंने अपने इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा दिया है।
ये फ़र्क कैसे डाल रहा है? इसका मतलब होता है कि देखिए, जब कोई डेवलप कंट्री है तो वहाँ से जब इंटरेस्ट के रेट बढ़ते हैं तो जो लोग पैसा वहाँ से निकाल कर इंडिया के अंदर पैसा डाल रहे थे, इंडिया की कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो क्या सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर पैसा क्यों डालना है? इंडिया से मुझे पैसा मिल रहा है 8%, यानी कि मैंने 100 रुपये दिए थे और मुझे वापस मिल रहे 108 रुपये मेरा। क्योंकि यहाँ पर यूएसए के अंदर हम देख पाते हैं कि फेड बैंक, उनके जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई होता है, वैसे ही वहाँ पर एक फेड बैंक होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरल बैंक। तो वहाँ के फेडरल बैंक दे रहा है 13 रुपये % के ऊपर ब्याज से लोन। लेकिन अगर मैं यही पैसा वहाँ पर जाकर इंडिया में यूएस में बेचूंगा, मैं कहूँगा कि मैं 12% पे देने को तैयार हूँ, तो लोग क्या करेंगे, इन इन्वेस्टर से पैसे में यहाँ पर लोन लेंगे, ना कि फेड बैंक से लेंगे या किसी भी बैंक से लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 108 रुपये कमा रहे थे, अब इंडिया में वापस जाके ये कमा पाएंगे, इंडिया से वापस जाके ये कमा पाएंगे 112 रुपये। आई होप अब आप लोगों के लिए क्लियर हो पा रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पैसे इन्वेस्टमेंट की गई थी उससे एकदम से क्या हो गया है, उसको खींच लिया गया है वापस। अब क्योंकि इसको खींच लिया गया है तो इंडिया की जो यहाँ पर मॉनेटरी और ग्रोथ और जितना आरबीआई की पावर है वो क्या हो जा रही है, एकदम से कम हो जा रही है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी उससे पैसा बाहर चला गया है। अब अगर पैसा बाहर चला गया है, निचोड़ लिया गया है, खींच लिया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है हमारे यहाँ पे क्या होगी, महंगाई होगी। हमारे यहाँ पे क्यों महंगाई होगी? क्योंकि हमारे पास अब खर्चने को उतने पैसे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ को हम देख पाते हैं कि जो डेवलपमेंट बैंक वगैरह वो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़िलहाल के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन हो सकता है, और उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो फेडरल बैंक जैसी है या फिर यूके जैसी कंट्रीज़ है वो अपनी क्या करने वाली है, अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने वाली है। अब आरबीआई हमारी यहाँ पर इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए, करेंसी को एक जैसा रखने के लिए, कि हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, उसके लिए क्या करता है, आरबीआई यहाँ पे रखता है फॉरेक्स। फॉरेक्स का क्या मतलब है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज भी आप इसको बोल सकते हैं। हमारे पास ये ऑलमोस्ट कभी 2021 में हमने इसको 600 करोड़ का रखा हुआ था, जिसको हमने बढ़ा के 4 से 5 हज़ार करोड़ का ऑलमोस्ट बना लिया है। लेकिन अब ये फॉरेक्स हमें कैसे मिलेगा, जो यूएस का फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, यूएस के पैसे यानी कि डॉलर हमें देगा, आरबीआई उन डॉलर को अपने पास रख लेगा। आरबीआई उन डॉलर को जो अपने पास रखेगा तो अब डॉलर भी हमारे पास है, रुपये भी हमारे पास है, हमारे पास अलग किसी और कंट्री की भी है, हमारे पास गोल्ड भी रखा हुआ है। तो इस सब से हम लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि जितने पैसे यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर चल रहे हैं तो उनको हमें पता है कि उनके बदले में हमारे पास उतने ही पैसे बैंक में तिजोरी में रखे भी हुए हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि ये एकदम से आ जाता है फिर से 500 करोड़ के ऊपर। अब अगर आरबीआई को यहाँ पर सभी का हिसाब करना लगे, देखिए क्या बोला जाता है, आरबीआई क्या बोलता है, आपके नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को इसके बदले 100 रुपये देने के वचन करता हूँ। आप सभी लोग जाएंगे, बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि ये आप एक काम करिए, हमें 100 रुपये दीजिए, इसके बदले 50 रुपये दीजिए। लेकिन आपके इकोनॉमी के अंदर तो चल रहे 1000 करोड़, यानी लोगों के पास 1000 करोड़ रुपया है, और हम देख पाते हैं आरबीआई के पास केवल अभी 500 करोड़ ही रुपए बचे हुए हैं। तो जहां आरबीआई के पास 500 करोड़ है और एक इंसान जाता है आरबीआई से पैसा मांगने की, ये देखिए मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या दीजिए, 50-50 के या 500 के ऐसे करके दीजिए। तो अब आरबीआई कितने यहाँ पर लोगों को दे पा सकता है, केवल और केवल 500 करोड़ रुपए यहाँ पे दे पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो इनबैलेंस होता है वो हमारे रुपए को किसी भी दूसरी करेंसी से क्या कर देता है, कमज़ोर बना देता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन है इकोनॉमी के पेज से। आज बहुत सारे इकोनॉमी के हमने आर्टिकल्स को किए हैं, जीएस पेपर 3 में फिर से हम इसको देख पा रहे हैं। आईएमएफ, यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो यहाँ पर डायरेक्टर है डैनियल लिग, उन्होंने बताया है कि इंडिया 2025 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो ग्रोथ है वो 6.8% से करने वाला है। अब इन्होंने इसको चेंज किया। पहले इन्होंने जो जनवरी के अंदर अपनी भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन की थी, फोरकास्टिंग की थी, वो की थी 6.5% की, 6.5% से बोला था कि इंडिया एवरेज स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने चेंज कर दिया है। किस में चेंज किया है, इनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024 में वो निकली है, उसके अंदर इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अब हमारे लिए इसमें जानना क्या ज़रूरी है, बस यही जानना था कि ये रिपोर्ट क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसको कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। आईएमएफ ने ही बोला है कि 6.8% से ग्रोथ करेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है केवल और केवल मोस्टली प्रीलिम्स के लिए ही, ये प्रीलिम्स में ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।
अब आप इसको भूले ना तो मैं आपको इसको याद करा देती हूँ कि कौन सी संस्था क्या यहाँ पर रिपोर्ट निकालती है। अब आपसे गड़बड़ कैसे होगी प्रीलिम्स में, सारी चीज़ों को ठीक लिख देंगे। वर्ल्ड हम देख पाएंगे इकोनॉमिक आउटलेट, रिपोर्ट का नाम ठीक है, 6.8%, ये भी ठीक है, लेकिन IMF को चेंज करके यहाँ पर ऑप्शन में लिख दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो वो लगेगा कि हाँ इन्होंने ही किया होगा, और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। हम पहले ही याद कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है वो 3 रिपोर्ट्स को निकालता है। एक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये हमें किस तरीके से याद की जा सकती है, देखिए जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आती है ना, ऐसे ही ये निकालते हैं रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। तो जो रीजनल निकालता है वो कौन निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो रीजनल निकाल रहा है तो साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को भी वही निकालता है। अब इसको आप याद रखिएगा। इनकी 3rd रिपोर्ट होती है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, और 4th होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो अगर ये रिपोर्ट आपको याद है तो आप क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये संस्था या ऑप्शन ठीक से दिया गया है नहीं। अब लगे हाथों जरा वर्ल्ड बैंक की भी देख लेते हैं, सो दैट हमें याद रहे। वर्ल्ड बैंक निकालता है एक रिपोर्ट जो कि जानी जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के नाम से। तो वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, वैश्विक, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ग्लोबल का क्या मतलब होता है, वैश्विक स्तर के ऊपर। तो वैश्विक जो वर्ड है वो आता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के लिए। दूसरा ये निकालता है इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट। डेब्ट क्या होता है, कर्जा, यानी कि इंटरनेशनल में किस देश के ऊपर कितना कर्जा है वो उसको अच्छी तरीके से बताता है। इसके अलावा RBI की अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, पब्लिकेशन आई है, वो आई है माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज सोसाइटी। ये अलग अलग जो सोशल मुद्दे होते हैं उनके ऊपर भी अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। और अगर मेनली हम बात करें तो ये निकालती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कौन इसको देखेगा, वर्ल्ड बैंक निकालेगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वो भी वर्ल्ड बैंक निकालेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, जो हुंडीज होते हैं, जो आप पैसे एक देश में जाने के बाद वहाँ से अपने करंट होम जो कंट्री होती है उसमें भेजते हैं, उसको बोला जाता है रेमिटेंस रिपोर्ट। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्टेट लेवल एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन रीडिंग, ग्रीन इंडेक्स, इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इमर्जिंग इकोनॉमी। आई नो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जो ये मेन है 2 से 3 रिपोर्ट्स, इनको केवल और केवल याद रख लीजिए। आपका मैं 100% कहती हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये आर्टिकल लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। काफ़ी जाने माने ऑथर हैं, खास करके जब बात आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। यहाँ पर आज इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से अपना जो आर्टिकल है उसको लिखा है। इन्होंने वर्ल्ड के जो मैनिफेस्टो है, अब क्या हो रहा है हमें पता है, रशिया के अंदर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, हम देख पाते हैं कि हो चुके हैं ऑलरेडी। जो उनके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो फिर से भावी जीत यहाँ पर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि USA के अंदर भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शन ऑलरेडी होने शुरू ही वाले हैं, बिल्कुल 19 अप्रैल को कई बार इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और अब हम देखते हैं कि ये इसको ज़रा सा कंपेयर करते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इलेक्शंस के समय में क्या क्या चैलेंजेस है, इलेक्शन होने से पहले क्या चुनौतियाँ आ गई हैं। देखिए ये बात कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस दोनों की, कि वो कैसे क्रिटिक कर रही है, कैसे बुराई यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट की कर रही है, और बीजेपी में भी बुराई हो रही है फॉरेन पॉलिसी की। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको यहाँ पर लगातार लेफ्ट विंग, अभी जो बीजेपी है वो क्या है, राइट विंग है। अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो है राइट विंग। दूसरा हम देखते हैं लेफ्ट विंग को। अब राइट विंग को माना जाता है कि ये थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, और हम देख पाते हैं कि कंजर्वेटिव्स भी इनको बोल दिया जाता है। लेफ्ट विंग मानते हैं कि थोड़े लिबरल होते हैं। इनके बीच में आता है ओबियसली सेंट्रल या बैलेंस भी। अब हम समझते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, जो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं उसमें एक्चुअली में स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं लाया गया। तो ये जिस बात के लिए क्रिटिक्स की जा रही है वो बिल्कुल गलत की जा रही है। फिलहाल हमें किसी भी गवर्नमेंट की कोई साइड लेने की ज़रूरत है नहीं। हमें समझना है कि इससे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट पार्टीज़ हैं वो अलग अलग नेशनल पॉलिसीज़ यहाँ पर बना रही हैं। जैसे कि CPM जो हमारे यहाँ पर एक नेशनल पार्टी की तरह काम कर रही है, उसका कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी है, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जो इजराइल के साथ में यहाँ पर अपने रिलेशंस को दिखाया है, इतनी बुरी स्थिति चल रही है, वॉर हो रही है गाजा के अंदर,
लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मार दिया गया है, उनके ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकारों का बिल्कुल यहाँ पर हनन कर लिया गया है। तो उस समय में भी हमारी गवर्नमेंट चुपचाप खड़ी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इजराइल है उसके विपरीत नहीं जा रही है। ना ही यूएन के अंदर हमने कोई रेजोल्यूशन के ऊपर साइन किया है, हम दिखा ही नहीं रहे हैं कि हम इजराइल से परेशान हैं। तो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इल्ज़ाम लगता है यूएसए के ऊपर भी। कहा जा रहा है कि यूएस को लेकर इंडिया जो है कुछ समय से वो काफ़ी ज़्यादा उसके क्लोज जा रहा है, यानी कि वेस्ट के हम काफ़ी क्लोज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसकी क्रिटिक्स कांग्रेस की तरफ से इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी वो खुद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप के अंदर ओवर द ईयर्स जाते रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उसको वो यहाँ पर इस तरीके से बुराई नहीं करेंगे कि वो गलत हो रहा है। फिर कांग्रेस की अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सवाल उठाया जाता है चाइना के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी का। अब चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? चाइना के साथ जो दिक्कत है वो दिक्कत है लद्दाख की। तो लद्दाख में हम देखते हैं कि 4 साल से यहाँ पर स्टैंड ऑफ हो रहा है, आमने सामने चाइना के और इंडिया के जो हमारे सोल्जर्स हैं वो खड़े हुए हैं, बीच बीच में कोई भी हल नहीं निकल रहा है। कहाँ पे हल नहीं निकल रहा है? गलवान वैली की ये बात हो रही है। तो गलवान वैली जहाँ पर इंडिया कहता है कि वो मेरी जगह है और चाइना उसके ऊपर कब्जा अभी 4 साल पहले का आगे कर लेता है, और उसी समय से इंडिया के और जो यहाँ पर चाइना है दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ में ये कितनी बड़ी एक चुनौती है, कितना बड़ा हम एकदम से पीछे चले गए हैं। डिकेड्स, दशकों में हम इतनी मुश्किल से गलवान अपना जो है उसको बचा के रखे हुए थे। इसी वजह से यहाँ पर मोदी जो है उनको अक्यूज़ किया जाता है कि वो क्लीन चिट दे रही है चाइना को, जबकि उन्होंने पता है कि वो हमारी जो नेगोशिएशन पोजीशन है उसको कमज़ोर कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुद के एरिया को उनसे ले नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर कंट्रीज़ को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि रशिया को। तो रशिया के साथ में भी ये बोला जा रहा है कि रशिया की जो फॉरेन सेक्शंस पॉलिसीज़ पे लगे हुए हैं वो भी यहाँ पर स्पेशल पोजीशन हमने उनकी ली नहीं। और कांग्रेस और लेफ्ट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड जो चाहता था, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, उसके ऊपर सेक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है कि उसको सेंक्शन से मतलब ही नहीं है। वो इंडिया और यहाँ पर जो इंडियन रुपी है और जो रशिया का रूबल है उसके साथ में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के डॉलर में कोई भी रशिया से ट्रेड नहीं करना चाहता था यूक्रेन के साथ वॉर होने के बाद। तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आर्टिकल है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर। आज बहुत सारे इकोनॉमी के आर्टिकल आ चुके हैं, तो देखते हैं आर्टिकल जो लिखा गया है वो लिखा गया है अन्ना बजरडे के द्वारा। अब ये कौन है? देखिए, ये यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑपरेशंस के लिए, और ये आई हुई थी इंडिया के अंदर। ये बताती है कि इंडिया जो है फ़िलहाल वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना जो ग्लोबल आउटलुक है, जब हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे कमज़ोरी है वहाँ पर इंडिया ताकत के साथ ऊपर बढ़ रहा है। 7.5% की ग्रोथ दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये इंडिया की जो स्ट्रोंगनेस है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। ये इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले आती हैं और लिखती हैं कि इंडिया में जो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है उसके पीछे कारण है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यही कारण है कि इंडिया इतनी स्पीडली यहाँ पर ग्रो कर पा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया के फ्यूचर को शेप दे रहा है, और इसी के अंदर हम बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी देख पाते हैं। इन्हें एग्जांपल देती हैं कि कैसे तमिलनाडु में जाती हैं और वहाँ पर ये बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देख पाती हैं जो अभी अभी सामने आई हैं, अपने स्टार्टअप लेके आई हैं, और वो प्रूफ देती हैं कि इंडिया के अंदर वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है, उनके लिए सशक्तिकरण हो रहा है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर सकता है, कोई भी देश, तो वो कर सकता है अपनी 0.5% ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। हाफ से मेरा क्या मतलब है, 50% यहाँ पर महिलाएं हैं, 50% हम मेंस को देख पाएंगे। तो जब ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज़रा सोचिए कि जिन महिलाओं की अभी भागीदारी केवल 10 से 15% है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जब वो बढ़कर 40 से 50% पूरी की पूरी होगी तो हमारा देश जो है वो कितनी ज़्यादा क्षमताओं के साथ में और कितनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ करेगा।
इन्होंने कुछ और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए। ये कहती हैं कि इंडिया के अंदर जाकर इन्होंने डिजिटल सॉल्यूशंस को देखा। ये कहती हैं हमने क्लीन एनर्जी के ऊपर इंडिया को काम करते हुए देखा। इंडिया इतना खूबसूरत एक प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नॉलेज दे रहा है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, या फिर वो लोकल लेवल पे हो पॉलिटी के अंदर। तो फेडरलिज्म क्या होता है, पावर को यहाँ पर बांट दिया गया है। सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, लोकल हम देख पाते हैं जो कि कंकरेंट है वो आती है। ये किस में बांटी गई है, शेड्यूल 7 के अंदर हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ते हुए देख पाते हैं अलग अलग लिस्ट के तहत। 3 इन्होंने ऐसे और एग्जाम्पल दिए जो यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि देखिए एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडिया कर रहा है वो उसको एक काफ़ी अच्छी इमेज इंटरनेशनल फोरम के ऊपर दिला रहा है। दूसरी बात है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी इंडिया ने खर्च किया है वो भी इंडिया को एक्चुअली में यहाँ पर वर्ल्ड लीडर बना देता है। और तीसरी बात है फीमेल एम्पावरमेंट की, कि इंडिया अपनी महिलाओं को सशक्त कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर चेंज आने वाला है, बूस्ट आने वाला है, वो आने वाले समय में देखने लायक होगा। फिलहाल इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऐसा देश है जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है, और अपने खुद के इसमें हम लोग 3% भागीदारी है सोलर पावर के ऊपर में। ये बताती है कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर इंडिया की 3rd% भागीदारी, और कहाँ पे है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। पास्ट के जो पहले 5 साल जा चुके हैं उसमें इंडिया ने लगभग 10 बिलियन का यहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है हर साल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। 1 बिलियन में मैं आपको बता दूँ 100 करोड़ रुपए यहाँ पर, करोड़ भी नहीं यहाँ पर क्योंकि हम यूएस के डॉलर की बात कर रहे हैं, तो 100 करोड़ यूएस डॉलर यहाँ पर आते हैं। और इसी वजह से इंडिया जो है वो अपनी रैंक को लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बढ़ाता जा रहा है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के लेवल पर 5वें स्थान पर अभी आती है, और ये माना जा रहा है कि 2028 तक इंडिया जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है यूएसए, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी। दूसरा हम देख पाएंगे चाइना को, तीसरा हम यहाँ पर देख पाते हैं फ्रांस को, 4th है जापान, और 5th यहाँ पर क्या है, जर्मनी। तो 5वें नंबर पे अभी हम 6th नंबर पे है इंडिया, और ये माना जा रहा है कि अभी हम क्या करने वाले हैं, 2028 तक जर्मनी से पार कर जाएंगे, और 2032 से 2035 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, जापान को भी, जिस ग्रोथ से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। और धीरे धीरे 2047 तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर फ्रांस को भी पीछे छोड़ेंगे, और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट यहाँ पर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अपना नाम लिखवा देंगे। कुछ और यहाँ पर बातों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट जो है वो इंडिया के अंदर इतनी खूबसूरती से हो रही है कि गरीब से गरीब जो लोग हैं वो भी बिना हेडेक के, बिना परेशानी के अपना जो डिजिटल पेमेंट है उसको कर पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पा रहा है। तो ये डिजिटल इनोवेशन दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया अपनी खुद की ग्रामीण जो कम्युनिटीज़ है, रूरल कम्युनिटीज़ को, उन सबको उनको ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन देता है। और इसी वजह से जो ये ई-कॉमर्स है, फाइनेंशियल टेक्नीशियन है, ये सब होने की वजह से इंडिया वर्ल्ड का डिजिटल लीडर बन चुका है। बहुत ही बड़ी ये बात हमारे लिए होती है। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जिक्र किया गया है द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का भी। देखिए इसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसमें क्या किया है, पेमेंट भी दी है। और हम देख पाते हैं कि ये जो मनरेगा होता है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अकॉर्डिंग आपको रूरल लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे हर इंसान को जो भी इसके लिए एलिजिबल है उनको 100 दिन के लिए काम करने को देना होगा। और इसके आपको परमानेंट 1 दिन का क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, तो आपको क्या मिलते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं। तो खैर ऐना जी यहाँ पर बोलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है कि इंडिया अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको और ऊपर बढ़ाएगा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। वो इतनी ज़्यादा इंडिया में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। और डेवलपिंग कंट्री से वो यहाँ पर डेवलप कंट्री जो बनना चाहता है 1947 के अंदर, उसकी तरफ आगे इसी तरीके से मजबूत होकर बनता रहेगा। और ये भी ये बोलती है कि अगर जो इंडिया है वो यहाँ पर हाई इनकम कंट्री बन जाता है 2047 तक, तो हम देख पाएंगे कि इंडिया नए चैप्टर लिखेगा। जो ग्लोबल विकास की हम बात कर रहे हैं, वैश्विक विकास की बात कर रहे हैं, उसकी किताब के अंदर एक नया चैप्टर, एक नया भाग इंडिया जो है वो लिख देगा। खैर बहुत ही पॉजिटिव आर्टिकल था। इनको हमें सिर्फ नेगेटिव पढ़ने की बजाय कभी कभी ऐसे आर्टिकल भी पढ़ने चाहिए, सो दैट हम अच्छे से बता सकें कि एक्चुअली में हमारे इंडिया में क्या क्या चल रहा है।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हेन ईसी ओवरकेम इम्पॉसिबल चैलेंज हेल्ड सेकेंड लोकसभा इलेक्शन ऑन टाइम। देखिए, क्योंकि इलेक्शन अभी समय पे है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जीएस पेपर 1 के अंदर, और प्रीलिम्स के अंदर भी इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आ सकते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन। ये कहते हैं कि ऐसी बात थी कि जब सेकेंड लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, पहला कब हुआ था 1952 में, दूसरा कब हो रहा है 1957 के अंदर, तो ये दूसरा वाला जब हो रहा था ना तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था। अब इसका कारण क्या था, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जस्ट यहाँ पर इससे पहले 1 साल पहले क्या किया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन निकाला जाता है यहाँ पर जस्टिस फजल अली के द्वारा, और वो रिकमेंड करते हैं 1955 के अंदर, वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पर स्टेट है उनको कैसे बांट दिया जाए, उनको दोबारा से अलग हिस्सों में बांटा जाए, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, इन सभी चीज़ों से। और उसके बाद ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले स्टेट कैसी थी, पहले जो हमारी स्टेट थी सेकेंड इलेक्शन से पहले वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहली जो स्टेट थी वो आती थी पार्ट ए के अंदर, दूसरी यहाँ पर थी पार्ट बी, और तीसरे टाइप की स्टेट थी पार्ट सी में। पार्ट ए में हम देख पाते थे कि टोटल 27 स्टेट थी 1951 से 52 तक, और पार्ट बी के अंदर यहाँ पर 9 स्टेट्स थी। हम देखते हैं पार्ट सी के अंदर यहाँ पर 10 स्टेट थी। अब ये जो 10 स्टेट थी ये एक्चुअली में होते थे जो चीफ कमिश्नर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए ही यहाँ पर हमें उसको चला रहे थे। पार्ट बी की कौन सी स्टेट है, जो प्रिंसली यहाँ पर राज्य रजवाड़े थे वो उनको चला रहे थे, और पार्ट ए की स्टेट थी जिनको यहाँ पर इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही थी। 1957 में 14 स्टेट्स बन जाती हैं, इन पार्ट्स को हटा दिया जाता है। टोटल अब कितनी बन जाती हैं, 14 स्टेट्स बनाई जाती हैं इंडिया में, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरीज़ को भी बनाया जाता है। उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, और टोटल जो लोकसभा की सीट्स होती है वो होती है 494। लोकसभा की 494 सीट्स के अंदर हम देख पाते हैं कि जो 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें यहाँ पर पूरे के पूरे भारत को बांटा जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज किस चिड़िया का नाम है, भारत। एक हम इस तरीके से मैप के अंदर अगर चलें तो हम देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो दिखाई देगी हमें। इसी भारत के अंदर जब हम इलेक्शन करते हैं तो इसको ऐसा नहीं है कि 14 स्टेट है तो 14 भागों में बांट दिया, सेम पॉपुलेशन लेके अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया जाता है, और वहाँ से खड़ा होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक नहीं 2 होंगे तभी तो यहाँ पर इलेक्शन हो गया, 3 होंगे, जितने भी खड़े हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा वो जाएगा सेंटर के अंदर लोकसभा में जीत के। तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब यही होता है कि आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो, राइट। अब हम समझते हैं कि 403 उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, और इसी के जस्ट बाद में ये इलेक्शन जो होना था ये होना था फरवरी के अंदर, लेकिन इसी के कुछ समय के बाद में इलेक्शन होना था मई के अंदर, और वो इलेक्शन होना था प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट का। अगर इलेक्शन कमीशन इस समय तक यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवा पाता तो हमें समझ में आता कि प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस को भी आगे बढ़ाना पड़ता। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि मैम ऐसा क्यों होना होता, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो यहाँ पर राज्यसभा होता है उनका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होके यहाँ पर लोग जाते हैं, लोग जाएंगे, राइट, एमपीस बनेंगे, और उन एमपी में से जो वहाँ पर बैठ चुके हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगा, और राज्यसभा से ही एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। अब जितने भी ये राज्यसभा के लोग हैं ये सब इनको वोट देंगे, और तभी तो देंगे ना जब पहला हाउस ऑलरेडी आ चुका है, लोकसभा पहले ही बन चुकी है। ये दोनों हाउस साथ में बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों साथ में बैठकर यहाँ पर वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अगर इलेक्शन समय पे ना होता तो क्या होता कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर या तो अमेंडमेंट करना पड़ता, संशोधन करना पड़ता, जो इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था, और इसी वजह से ज़्यादा मेहनत करके सभी चीज़ों पे कंट्रोल करके यहाँ पर इलेक्शन इस समय पे करवाए गए। उस समय पे हमें पता है कि 1957 में बैलेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक आपने जो यहाँ पर कैंडिडेट है उसके आपने लिख दिए लिस्ट सिस्टम की तरह, और आपको आगे क्या करना है, स्टैंप लगाना है।
खैर ये था पूरा का पूरा ये आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात कर रहा है इजराइल के वेपन की। ये कहता है कि कैसे इजराइल का जो वेपन सिस्टम है उसने ईरान के अटैक को यहाँ पर रोक दिया, थ्वाटर्ड, रोक दिया गया। ईरान ने 300 से ज़्यादा अटैक किए हैं अभी इजराइल के ऊपर, और उसमें बहुत सारे ड्रोन के हमले थे, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो छोड़ी जाती है उनसे हमले किए गए थे। लेकिन क्या है ऐसा इजराइल के पास जो उन सभी हमलों से उसको कोई भी खासा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने उन सभी हमलों को पहले ही रोक दिया। इजराइल के पास में काफ़ी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 99% तक जितनी भी यहाँ पर वेव आएंगी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, उन सब को रोक सकता है। अभी जितना भी अटैक किया गया था ईरान की तरफ से उसमें भी 99% तक उसने अपने लैंड के ऊपर, ज़मीन तक उसको आने ही नहीं दिया। तो क्या क्या है इसके अंदर, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरीके की मिसाइल होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लंबा ऊपर जाकर लंबी दूरी तक पहुंच पाती है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है वो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा ऊंचाई से ना होते हुए नीचे से जाती हैं। अब यहाँ पर इजराइल के अंदर क्या बनाए गए हैं, सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे कि एक सिस्टम है यहाँ पर, वो है एरो का नाम से। अब ये जो एरो सिस्टम है ये बनाया गया था यूएसए के द्वारा में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी में एरो 2 है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग यहाँ पर है, आयरन डोम को हम देख पाते हैं। ये सब क्या है, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले एरो सिस्टम को समझेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट के साथ में कोलैबोरेट करके बनाया जाता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जितनी भी है, जो भी लॉन्ग रेंज से मिसाइल यहाँ पर आ रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको उसी एटमॉस्फेयर में ख़त्म करने की क्षमता रखता है। क्योंकि ये क्या करेगा, पहले ही भाप जाएगा कि यहाँ पर कोई मिसाइल आने वाली है और उसी के ऊपर ये खुद से अटैक कर देगा। फिर हम दूसरे यहाँ इनके डिफेंस सिस्टम को समझते हैं जिसका नाम है डेविड स्लिंग। क्योंकि अभी ये अटैक चल रहे हैं तो प्रीलिम्स में इससे सवाल आ सकता है। मेंस में शायद आपसे ना भी पूछे कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पे ही वो पूछेगा, या फिर पूछेगा कि इंडिया को क्या सबक लेना चाहिए इस चीज़ से, क्या इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है। तो तब आपको इन सभी वेपन्स के नाम कुछ ना कुछ याद होने ही चाहिए। दूसरा हम देखते हैं डेविड स्लिंग को, जिसका नाम स्टर्नर भी है। ये इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर अगर क्रूज मिसाइल आती है, मैंने बोला ना वो ज़्यादा ऊपर से नहीं आती है, तो ज़्यादा ऊपर से नहीं आ रही है तो डिटेक्ट करना, इसको समझना, पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर ये काम करने के लिए बनाया गया है डेविड स्लिंग। इसमें ये जो 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट आएगा, जो भी यहाँ पर मिसाइल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड हम चलते हैं बहुत ही फेमस आयरन डोम के ऊपर। अब आयरन डोम क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोहे का कोई ऐसा परत बना दी गई है उसके ऊपर मिसाइल आएंगी, नहीं। आयरन डोम जो है वो अगेन इजराइल का एक इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। खुद उन्होंने इसको बनाया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है, स्पेसिफिक है। वो किसी को इसकी टेक्नोलॉजी बांट नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, किसी कंट्री को पता नहीं है कि इसको ख़त्म कैसे करें, हैक कैसे करें। और ये बनाया गया था, हम देखते हैं, रफल के द्वारा, और इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर। अब इसका काम क्या है कि जो भी वेरी शॉर्ट रेंज की यहाँ पर मिसाइल आती है उनको ये शुरुआत में ही पकड़ लेता है। उसमें रॉकेट हो, उसमें आर्टिलरी हो, उसके अंदर कुछ भी हो, मोर्टार हो, हेलीकॉप्टर ही क्यों ना आते हो, उसके अंदर ये उसको पकड़ लेता है शुरुआत में ही। और लगभग 24/7 पूरे 7 दिन 24 घंटे तक ये चालू रहता है। ये क्या करता रहता है, डिफेंस के अंदर अपना नज़र पूरी की पूरी बना के रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा ऐसे क्या यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि हम देखेंगे स्पाइडर को। स्पाइडर क्या बनाई गई है, एक फैमिली है। अभी तक हम देख पा रहे थे मल्टी, ये क्या कर रही है, मल्टी लेवल पे मल्टी रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जहाँ पर आप किसी भी ट्रक से भी इसको ऊपर भेज सकते हो। यहीं पर ये बताया गया है, सबसे पहले रडार होती है, रडार से पता चलता है कि कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, मिसाइल। दूसरी बात में ये जो कंट्रोल यूनिट है ये डाटा को अपने पास लेती है, जो खतरा है उन सारी चीज़ों को पढ़ती है, और उसके बाद में अपने पीछे से यहाँ पर क्या बोली जाती है कि अब हम उस मिसाइल को आसमान में ही ख़त्म कर देंगे। स्पेशली उसी के सामने अपनी तरफ से एक मिसाइल को भेजा जाता है जो हिट कर देती है इनकमिंग आने वाले रॉकेट को, जिसकी वजह से ये जो लैंड है, ज़मीन तक कोई भी मिसाइल इनके पास आसानी से पहुँच नहीं पाती है।
खैर आगे बढ़ते हैं और लास्ट आर्टिकल की तरफ आज हम पहुंच चुके हैं। हमारे आर्टिकल जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जीएस पेपर 3 के अंदर हम देख पाएंगे कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। प्रीलिम्स में भी इसमें से सवाल आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पता है 6 ब्रांच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बची हुई है, उसमें से स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। एक नए तरीके का शौक हो गया है लोगों को। क्या हो गया है? टूरिज्म का। टूरिज्म तो बहुत पुराना है, लोग ऐसे ही जो है पर्यटन करने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तक कॉमन इंसान जो था वो स्पेस में पर्यटन करने के लिए नहीं जाता था। अभी तक लोग क्या करते थे? एस्ट्रोनॉट बन के यहाँ पर स्पेस में जाते थे एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन पहली बार वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि अब से यहाँ पर स्पेस के अंदर भी आप टूरिज्म करने के लिए जा सकते हो। आपको स्पेशली यहाँ पर जो स्पेस रॉकेट है उनके अंदर बिठाया जाएगा, आपको दिखाई जाएंगे कि स्पेस एक्चुअली में दिखाई कैसे देता है। ये है स्पेस टूरिज्म। इंडिया की तरफ से पहली बार जा रहे हैं गोपी थूकाकुरा। गोपी थूकाकुरा कौन है? वो खुद में एक पायलट है और उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन है जिनको स्पेस में एज ए टूरिस्ट जो NS-25 यहाँ पर मिशन है ब्लू ओरिजिन की तरफ से, जिसको यहाँ पर ढूंढा गया है जेफ बिजोस की तरफ से। जेफ बिजोस जो है उनका नाम आपने सुना लगता होगा क्योंकि ये है मालिक अमेज़न के। इन्होंने ही इस मिशन को बनाया है, इन्होंने ही स्पेस टूरिज्म को अभी फ़िलहाल के लिए शुरुआत कर दिया गया है। यहाँ पर 6 क्रू मेंबर हैं जिनमें से एक होने वाले हैं गोपी थोकाकुरा। अब स्पेस टूरिज्म एक्चुअली में है क्या? 2 तरीके का स्पेस ट्रैवल करवाया जा रहा है, जिसमें से रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर उनको लेके जाया जाता है। पहला जो तरीका होता है इसके अंदर उसको हम देख पाते हैं, पहला है जो कि है सब ऑर्बिटल मिशन। सब ऑर्बिटल का क्या मतलब होगा? सब ऑर्बिटल यानी कि जो ऑर्बिट है उसके अंदर हम पूर्ण तरीके से नहीं जाएंगे। मैं समझाऊंगी इसमें क्या फ़र्क है। दूसरा हम देख पाते हैं जो कि होगा ऑर्बिटल। तो पूरा का पूरा ये ऑर्बिट के अंदर आपको लेके जाया जाएगा। जो सब ऑर्बिटल होता है उसमें आप रहेंगे अंडर दी कर्मलिन लाइन। अब जो ये कर्मलिन लाइन है ये होती है लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर। जब आप धरती से, लैंड से ऊपर जाएंगे तो 100 किलोमीटर के ऊपर आप क्या कर पाएंगे? कर्मलिन लाइन को पहुंच पाएंगे। अब ये ऐसी लाइन है जो इनर स्पेस को आउटर स्पेस से अलग करती है। इनर स्पेस और आउटर स्पेस में क्या फ़र्क होता है? इनर स्पेस का मतलब होता है कि मान लीजिए इंडिया की यहाँ पर जोग्राफिकली हम लोकेशन देख पाते हैं और इसी इंडिया के ऊपर का जो 100 किलोमीटर तक का भाग है वो इंडिया का ही भाग माना जाएगा। जैसे पाकिस्तान से आप उड़ा नहीं सकते हो अपने एयरक्राफ्ट्स को। हम क्यों नहीं उड़ा सकते? क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है, नीचे भी उन्हीं की, ऊपर भी उन्हीं की है। लेकिन जब आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो उसके बीच में एक लाइन हमने बना दी है ऐसे ही सोच के, जिसका नाम रखा कर्मलिन। और इस लाइन के ऊपर जाते ही आ जाता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का क्या होगा? हक इसके ऊपर नहीं होगा। कोई कहीं पे भी यहाँ पर जा सकता है। तो जो कर्मलिन लाइन से नीचे रहते हैं, 100 किलोमीटर से कम रहते हैं, उसको बोला जाता है सब ऑर्बिटल स्पेस। और जो ऑर्बिट यहाँ पर चले जाते हैं, ऑर्बिट करने शुरू कर देते हैं, उसको बोला जाता है यहाँ पर ऑर्बिटल मिशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप कर्मलिन लाइन से बस इसमें बाहर निकल जा रहे हो और आप जो रियल स्पेस है उसके अंदर चले जा रहे हो। तो यही इसका सबसे बड़ा फ़र्क है, अबोव द 100 किलोमीटर। खैर यहीं पे आज हमारे जो न्यूज़पेपर हैं वो दोनों ख़त्म हो जा रहे हैं। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।